सो रिसोर्स एलोकेशन आपका ये वाली जो एक्टिविटी है ये आपकी आती है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। सॉरी रिकॉर्डिंग बेटा स्टार्टेड है। ओके। रिसोर्स एलोकेशन आपकी जो एक्टिविटी है वो आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ आप सारी परफॉर्म कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्लानिंग किया था स्टेप वाइज, तो उसमें जितने भी आपने एक हिरार्की पढ़ी थी स्टेप्स की, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को स्टेप में लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव्स बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, आपने प्रोसेस मॉडल, आपने पीबीएस बनाया, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाई, आपने प्रोसेस मॉडल चूज़ किया, उसके बाद आपने कॉस्ट मैनेजमेंट की, फिर आपने एफर्ट एस्टिमेशन की, और इससे पहले फिर आपने एक एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बना के वहाँ पे आपने क्रिटिकल पाथ एनालिसिस किया, फिर रिस्क मैनेजमेंट में पॉइंट एनालिसिस की। ये सारी चीज़ें करने से क्या हुआ कि आपके पास एक्टिविटी के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। You have a set of information about each activity, right? You have the information कि उसकी duration क्या है, you have the information कि वो start कब हो सकती है, finish कब हो सकती है, वो कितना late हो सकती है, कौन सी critical activities हैं जो कि late नहीं हो सकती हैं, ये सारी information आपको मिलती है। ठीक है, फिर risk management में आप आए, आपने PERT एनालिसिस की, उसमें आपने ये एनालिसिस किया कि अगर आप एक एक्टिविटी को डिले कर रहे हैं तो उससे प्रोजेक्ट कितना डिले हो रहा है, या उससे नेक्स्ट कोई भी एक्टिविटी उसकी जो भी पाथ में आ रही है वो उनमें से कोई इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास हम रिसोर्स की बात कर रहे होते हैं, तो जब हमें एक्टिविटी की ये सारी इंफॉर्मेशन होती है तो हम अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को भी प्लान करते हैं और रिसोर्सेज की भी स्केजुलिंग करते हैं। रिसोर्सेज की स्केजुलिंग करने का मतलब है कि आपको जब एक्टिविटी के स्केड्यूल्स पता होते हैं तो फिर आपको ये पता होता है कि आपने कौन से वीक में कौन सा रिसोर्स उनको प्रोवाइड करना है। सो आप मुझे बता सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर हम रिसोर्स किन किन चीज़ों को कह सकते हैं? रिसोर्स क्या होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए? आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट? मैम टाइम, कॉस्ट, एक्सेट्रा। यस, गुड। और कुछ नहीं चाहिए प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए? मैम और डेवलपर्स चाहिए। टीम चाहिए आपको, टूल्स जी चाहिए मैम, आपको, टीम। टाइम चाहिए, कॉस्ट चाहिए, इसके अलावा स्पेस चाहिए। ठीक है, स्पेस को भी हम लोग रिसोर्स में ही लेते हैं। ठीक है, और हम एक फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं, मेमोरी स्पेस की बात नहीं कर रहे। वो तो एक आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे होंगे उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी। तो जनरली एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं, उसकी रिसोर्सेज होंगी। ठीक है, आप कह रही हैं टाइम है, कॉस्ट है, और टीम हमें चाहिए, दैट इज़ लेबर। टूल्स चाहिए, दैट इज़ इक्विपमेंट। ठीक है, आपको वर्क स्टेशन चाहिए। आप सेट ऑफ CPUs को करके, अगर आप बहुत ही ज़्यादा किस्म की कोई डेटा माइनिंग टाइप कर रहे हैं तो सुपर कंप्यूटर्स आजकल भी यूज़ होते हैं, और आप लोग खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते हो विद न्यूमरस CPUs। नेटवर्किंग के लिए अगर कोई स्पेशल आपको चीज़ें चाहिए वो आ जाएंगी। ठीक है, स्पेस सर्विसेज। स्पेस ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो चीज़ आप उसको स्पेस के अंदर ले सकते हैं। इसी तरह से कोई डेवलपमेंट के लिए या टूल्स को रखने के लिए आपको कोई स्पेस रिक्वायर्ड है, वो चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है, वो भी आपकी रिसोर्सेज है, इट हैज़ टू बी देयर। देन सर्विसेज का मतलब ये होता है, सर्विसेज आपकी डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। इसमें से एक, आप जब टेंडरिंग प्रोसेस हम पढ़ते हैं या जब हम लोग वो चीज़ पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम ये चीज़ पढ़ रहे थे कि हम दूसरों से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से सर्विसेज लेते हैं, और सर्विसेज आपकी डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। लेट्स सपोज अगर आप कोई आउटसोर्सिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन या थोड़ी बहुत कोडिंग अगर आप आउटसोर्स करके किसी प्रोग्रामर से या किसी फ्रीलांसर से करवा रहे हैं, तो वो आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके भी कुछ एक सेट रूल्स होते हैं, आप कितना पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, किस टाइम पे आप उसको ये चीज़ देंगे, कब तक आप उससे एक मटेरियल वापस लेंगे जिस पे उसने काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज के अंदर आ सकती हैं। सो दीज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव टू एलोकेट टू आवर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर एलोकेशन जब रिसोर्स एलोकेशन जब हम कर रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें आपके पास जो चीज़ें आपको चाहिए एज एन इनपुट, और जो चीज़ें आप, जो डॉक्यूमेंटेशन आप रिकॉर्ड करते हैं, जो डेटा आप रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द रिसोर्स एलोकेशन, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके क्रिएट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको रिसोर्स रिक्वायरमेंट लिस्ट चाहिए। आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं जब,
और आपने उसका प्रोसेस मॉडल भी चूज़ किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये भी पता होगा आपको किस किस्म की टीम चाहिए, ऐसा होता है ना, ठीक है। फिर आपको कितनी कॉस्ट चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितने आपके क्या आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, क्या आप सप्लायर से कोई चीज़ ले रहे हैं, क्या आप हार्डवेयर खरीद रहे हैं, रेंट कर रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप लिस्ट उनकी होनी चाहिए। उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स टाइप। दीज वर द रिसोर्स टाइप दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि लेबर है, इक्विपमेंट में आ रहा है, मटेरियल में आ रहा है। रिसोर्स टाइप का पता होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर रिसोर्स टाइप को अटेन करने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट होता है। लाइक आपको अगर लेबर चाहिए, टीम चाहिए, तो उसके लिए कुछ आपकी जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो कुछ और होगा, ठीक है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर चाहिए, इक्विपमेंट कोई है आपका रिसोर्स इस तरह का, तो उसको अटेन करने का तरीका कुछ और होगा, ठीक है। अब आपको अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप खुद भी बना सकते हैं, आप किसी से बनवा सकते हैं, आप आउटसोर्स कर सकते हैं, आप मनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसका लाइसेंस खरीद सकते हैं। तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर अटेनिंग एनीथिंग विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। अगर आप टीम मेंबर्स को हायर कर रहे हो तो उनको हायर करने का आपका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास रिसोर्स लिस्ट होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको कैटेगराइज करें उनकी टाइप्स में। यूजुअली जब प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो जब उनको टाइप पता होती है तो फिर उनको उनके पास एक किस्म का आप कह सकते हैं कि एक गैस भी होता है कि इस चीज़ को करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो वो एक तरह से आपके पास एज एन इनपुट सर्व कर सकता है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट लिस्ट को के बाद दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो ये कि आप रिक्वायरमेंट रिसोर्स टाइप में उसको कन्वर्ट करें। हर रिसोर्स टाइप डिफरेंट होती है। अब टीम मेंबर्स हैं, देखें उसमें आपकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। आप एक स्किल को भी ले सकते हो और आप कोई ट्रेनिंग भी हायर करके उसको भी ट्रेन करके कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चीज़ बेहतर तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है जो ट्रेंड होगा वो आपसे ज़्यादा रिक्वायर करेगा सैलरी पैकेज जो भी, ठीक है। और आप उससे कम में अगर कर सकते हैं और आपको पता है कि आप बेहतर ट्रेन कर लेंगे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी इंटरचेंजेबल हैं। जो आपके रिसोर्सेज हैं जिनको हम एम्प्लॉइज़ कह रहे हैं वो आपके इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे आपके दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो इंटरचेंजेबल नहीं हो सकती। लाइक आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो टूल्स हैं, वो यूजुअली आपके इंटरचेंजेबल नहीं होते। यू एक्चुअली चूज़ फॉर द बेस्ट ऑप्शन इफ़ इट इज़ अंडर योर बजट। उसके बाद आप रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द, आप बेसिकली रिसोर्स को स्केड्यूल करते हैं according to the schedule of your activity, and for that you create resource histogram, and that is the basic objective of today's lecture, that you will learn that how we can draw a resource histogram. तो रिसोर्स हिस्टोग्राम हमें ये बताता है कि कौन से टाइम पे आप कौन से रिसोर्स दे रहे हैं, कितना रिसोर्स दे रहे हैं, कहाँ पे ये आपके बजट को एक्सीड कर रहा है, और अगर ये एक्सीड कर रहा है तो आप किस तरह से उस हिस्टोग्राम को स्मूथनिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप उसकी एक्सीड जो कर रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रिसोर्स हिस्टोग्राम से कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, यू विल फाइंड इट वेरी इजी एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल डाली है फ्रॉम योर बुक। दिस इज अ रिसोर्स हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम से आपके जो सिस्टम एनालिस्ट है दे बेसिकली एनालाइज के आपकी कौन सी ड्यूरेशन में, कौन से टाइम पे प्रोजेक्ट के आपका कौन सा जो आपकी जो रिसोर्स है वो लग रही है, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त जो रिसोर्स है वो स्टाफ रिक्वायर्ड, या आप कह सकते हैं कि टीम मेंबर्स की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है। और आपके जो हॉरिजॉन्टल आता है इसमें आप हमेशा ड्यूरेशन रखते हैं और वर्टिकल साइड पे आपकी रिसोर्स आ जाती है। हिस्टोग्राम टेल्स यू के हिस्टोग्राम को रीड करने का तरीका आपको आता है। वाई डू वी शो इट इन सच ब्लॉक्स, इस तरह से इसको हम ब्लॉक्स में क्यों शो करते हैं? आपके ख्याल में एक हिस्टोग्राम में और आम बार ग्राफ में क्या फ़र्क होता है? बार ग्राफ अगर मैं कहूँ या हिस्टोग्राम कहूँ उसमें क्या फ़र्क होता है? क्या दोनों सेम चीज़ें होती हैं? मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ। मैम नहीं पता। चलिए, आमना को नहीं पता, क्या किसी और को पता है? ये चीज़ें तो FSC में पढ़ के आते हो ना बच्चों। आप कब बार चार्ट बनाते हो, कब आप हिस्टोग्राम बनाते हो? अच्छा, यूजुअली जब आपकी
रेंज इन्वॉल्व होती है तो आप क्या बनाते हो, बार चार्ट बनाते हो, हिस्टोग्राम बनाते हो? लाइक हम कहेंगे इतने इससे इतनी रेंज तक ये चीज़ है और इतनी से इतनी रेंज तक ये चीज़ है, तो क्या आप हिस्टोग्राम बनाएंगे या आप बार चार्ट बनाएंगे? हिस्टोग्राम के केस में। ठीक है, वो बार चार्ट क्यों नहीं बनाएंगे फिर? वो रेंज नहीं बताता, वो एग्जैक्ट वैल्यू आई गेस बताता है। यस, रेंज आप इंक्लूड करते हो हिस्टोग्राम के अंदर, और यहाँ पे हमारे रेंज इंक्लूड करने का मकसद ये होता है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए हम हिस्टोग्राम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ड्यूरेशन में हम पे कहते हैं कि फर्स्ट डे से सेकंड डे तक, फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक। और उसकी वजह ये है कि अगर आपको एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम याद हो, तो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के अंदर हम जिस दिन पे एक एक्टिविटी ख़त्म कर रहे थे उसी दिन पे हम अगली एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे थे। तो एक फ़र्क तो ये भी होता है, आप देखो हिस्टोग्राम के आप जितने भी बार्स हैं ना वो सारे आपके ज्वाइन हुए हुए होते हैं, ऐसे नहीं होता कि दरम्यान में स्पेस हो। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि हम ड्यूरेशन को देख रहे होते हैं, हम रेंज को देख रहे होते हैं। तो जहाँ पे एक रेंज आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपकी दूसरी रेंज स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो हिस्टोग्राम के अंदर हम लोग रेंज बेसिकली डाल रहे होते हैं, और क्योंकि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर भी ड्यूरेशंस की बात कर रहे होते हैं, तो फिर ड्यूरेशंस में ये होता है कि आप रेंज देख रहे होते हो। जब हमने एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाई थी तो उसमें आपको याद होगा, जहाँ पे जब हम लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जो पिछली एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश होता है उसी को हम अगली एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि जिस दिन पे आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, अगली चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसके अंदर हिस्टोग्राम शो करते हैं। यहाँ पे ये जो हिस्टोग्राम है ये तो काफ़ी रफली बना हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ ये शो करने की कोशिश की उन्होंने कि ये बार हमारी डे वीक 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी वीक 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वीक 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर ये जो आपकी रेड लाइन होती है ये आपको ये शो करती है कि यहाँ से आपकी कोई पर्टिकुलर लिमिट थी या कंस्ट्रेंट थी आपकी रिक्वायरमेंट की, यहाँ से जो आपके रिसोर्सेज हैं वो एक्सीड कर रहे हैं फ्रॉम वट एवर इज अलाउड टू यू। सो इट मीन्स दैट आपके इतने नंबर ऑफ स्टाफ आपको रिक्वायर्ड थे, लेट्स से कि 3 या 5 आपके रिक्वायर्ड थे, लेकिन आपका वीक 4 के अंदर और वीक 6 के अंदर आपका जो नंबर ऑफ स्टाफ इन डेज पे रिक्वायर्ड है वीक 4 और वीक 6 में, वो आपकी जो आपके अलाउड नंबर ऑफ स्टाफ है उससे एक्सीड कर रहा है। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है रिसोर्स हिस्टोग्राम से, और फिर आप इसकी स्मूथनिंग करते हैं। आप ये कोशिश करते हैं, आप देखते हो कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी वीक 4 और 6 में परफॉर्म हो रही हैं, तो उनको आप इस तरह से एडजस्ट कर लें कि किसी तरह से ये जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो नीचे आ जाए क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें अभी मार्जिन है कि वहाँ पे फिट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी और ये आप कैसे करेंगे, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न हियर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, इट्स नॉट फ्रॉम योर बुक, आई हैव एडेड इट फॉर योर प्रैक्टिस। ये आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, प्रीडिसेसर्स गिवन है, ड्यूरेशन गिवन है, और साथ आपको कॉस्ट गिवन है। सो राइट नाउ द हिस्टोग्राम दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ विल बी अगेंस्ट कॉस्ट एंड ड्यूरेशन। सो रिसोर्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कॉस्ट है, ठीक है, और जो ड्यूरेशन के अगेंस्ट हम उसको देख रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कस करना थोड़ा मिस आउट कर गई हूँ, टाइम एंड मनी जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके सबसे मेजर रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि टाइम एंड मनी अगर आपके पास हैं तो बाकी रिसोर्सेज को फिर आप मैनेज कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। इफ़ यू आर मैनेजिंग टाइम एंड मनी यू कैन मैनेज ऑल अदर रिसोर्सेज एज वेल, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड जो होते हैं वो टाइम एंड मनी के साथ ही होते हैं। तो जो इसलिए बेसिक जो मैं आपको करवा रही हूँ एग्जाम्पल, वो भी मैं टाइम के हवाले से और कॉस्ट के हवाले से आपको करवा रही हूँ, ठीक है, टाइम के हवाले से नहीं, कॉस्ट के हवाले से करा रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास गिवन है एक्टिविटीज़, उसके प्रीडिसेसर्स हैं, हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन आपको गिवन है, और हर एक्टिविटी के ऊपर पर डे जितनी कॉस्ट आ रही है वो भी आपको गिवन है, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप बनाना चाहते हैं एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम तो आप बना सकते हैं। एक्चुअली जब आप प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं,
किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पहले आपने एफर्ट एस्टिमेट की होती है, फिर उसके बाद आप एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाते हो, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रिसोर्स एलोकेशन होता है। ठीक है, ये जो चीज़ है इट मीन्स कि यहाँ तक जब आप पहुँचते हो एक्चुअली हिस्टोग्राम तक, तो तब तक आप ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज कर चुके होते हो, इसीलिए ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप वाइज ही कराई हैं। ठीक है, तो जिस स्टेप के अंदर हम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही था कि जब हमारे पास ये वाली चीज़ होती है तो हम एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, पर्ट नेटवर्क डायग्राम्स हम बना चुके हुए होते हैं, और वो चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं विच विल बी बीइंग यूज्ड इन हिस्टोग्राम। सो राइट नाउ मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस तरह से हमें इसका, आपको की आसानी के लिए मैंने ये चीज़ किया कि हमें इसका पहले गैंट चार्ट बना लेते हैं। गैंट चार्ट बनाने से ये होगा कि हमें सारी एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन और उनकी कॉस्ट जो है वो मुझे एक ग्राफ में नज़र आ रही होगी। ठीक है, बजाय इसके कि बार बार मैं इस टेबल पे आऊँ, और गैंट चार्ट को देख के उसको कन्वर्ट करना हिस्टोग्राम में आसान होता है बेसिकली। सो लेट्स ड्रॉ इन हिस्टोग्राम आप गैंट चार्ट आप बना सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर भी बना सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्राइमवेरा के ऊपर, सॉफ्टवेयर ये जो माइक्रोसॉफ्ट की MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप सिर्फ इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आप असाइन करते हैं, और उसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वैल्यूज असाइन करने के बाद ये जो बार्स ये बनती हैं ना वहाँ पे, उनको आप वहीं से क्लिक करके एक्सटेंड या कम कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए वहाँ पे आसानी ये है कि आप पॉइंट एंड क्लिक से ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सो गैंट चार्ट मैं बना रही हूँ फॉर दिस टेबल, और गैंट चार्ट बनाने का मकसद मेरा ये है कि गैंट चार्ट में मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कौन सा डे पे कौन सी एक्टिविटी पे काम हो रहा है। ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थीम, यूजुअली आप गैंट चार्ट के अंदर थीम भी ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है फिलहाल मैं उसकी रिसोर्स एलोकेशन कर रही हूँ। द रिसोर्स राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉस्ट, राइट। सो यहाँ पे आ गया है ड्यूरेशन, यहाँ पे आ गई एक्टिविटीज़। अब अगर मैं गैंट चार्ट बना रही हूँ, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, म्यूट है माइक।